ओके, आप सबों का फिर से अभिनंदन। आज की हमारे गेस्ट स्पीकर है एक रिनाउंड होम्योपैथिक फिजिशियन, एजुकेटर, स्पीकर और ऑथर डॉक्टर नीरज पसरीचा। सर का मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ। 42 वर्षों के अनुभव के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त करता डॉक्टर नीरज पसरीचा पुरानी और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित कई रोगियों के इलाज के लिए समर्पित है। वह ऑटो इम्यून विकारों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सीलिएक रोग, पीसीओएस, ब्रेन स्ट्रोक, चेहरे के बाल, थायराइड डिस्फंक्शन, गैंग्रीन और बहुत कुछ इलाज में माहिर है। ये संस्थापक और मुख्य सलाहकार हैं पसरीचा होम्योपैथिक क्लिनिक के। पूर्व उपाध्यक्ष है द होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। पीजी रिपर्टरी के पूर्व प्रोफेसर और एचओडी है JRK होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, रोहतक, हरियाणा के। ये पूर्व विजिटिंग प्रोफेसर है SSN पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के। ये मानद सलाहकार हैं रेजिडेंस डिपो, शकपुर, बस्ती, दिल्ली, भारतीय सेना के। ये आजीवन सदस्य और पदाधिकारी है होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, एशियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग के, LMHI के, साउथ दिल्ली होम्योपैथिक एसोसिएशन के। इनका सर का आज का विषय है होम्योपैथी की गतिशीलता। सो सर, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है सर। ओवर टू यू सर। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर MK साहनी, IFPH टीम और सम्मानित श्रोतागण, सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस वेबिनार के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। आज के सत्र में मैं होम्योपैथिक डायनेमिक्स के रहस्यों को उजागर करने के विषय पर आपसे अपने विचार साझा करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होगी। धन्यवाद। सर, क्या मैं शेयर कर सकता हूं अपना स्क्रीन अभी? यस यस सर। आज का हमारा विषय है अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ होम्योपैथिक डायनेमिक्स। होम्योपैथी, जैसे हम सभी जानते हैं, एक डायनामिक फॉर्म है मेडिसिन का, जिसको कि हम इतना डायनेमिक है, इतना पावरफुल है कि हम इसको प्राणा या वाइटल फोर्स को हम इंस्टिगेट करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। हमारे पास एक कहावत है कि आज से 50 साल पहले अगर किसी को कुछ मेंटल शॉक लगा, उस मेंटल शॉक की वजह से उस पेशेंट में कुछ विकार आया, और विकार आने के बाद में वो विकार उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, फिर नेक्स्ट जनरेशन में, फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी आया। लेकिन होम्योपैथी से हम जब भी ट्रीट करना शुरू करेंगे तो वो सारे विकार पूरे के पूरे ठीक होते चले जाएं, और जो पुरखे हैं और जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो सब सेलिब्रेट करती हैं कि इस पीढ़ी में उनके ये सारे विकार ठीक हो गए। ग्रांस फियोबी की एक छोटी सी सेइंग है, व्हेन वी हील समवन वी हील द नेक्स्ट जनरेशन दैट फॉलोज। हम इस मामले में सिर्फ इतना सा कहते हैं कि जो हम आज ट्रीट कर रहे हैं किसी पेशेंट को, खाली उस पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम उस पेशेंट की आगे आने वाली कई पीढ़ियों को भी ट्रीट कर रहे हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन डायनेमिकली काम करती हैं, ना सिर्फ शारीरिक तौर पे बल्कि साथ में मेंटल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी काम करती हैं। हम जब होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो उसकी स्पीड, सबसे पहले तो स्पीड की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा बहुत देर से असर करती है। मेरा मानना यहाँ बिल्कुल उलट है। वो इसलिए कि अगर वो देर से असर करती है तो एक पेशेंट
जो 20 दिन से हॉस्पिटल में था, और हॉस्पिटल से आने के बाद में उसने हमें कॉल किया कि जी मेरे को स्ट्रोक हुआ था और मेरी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, अब मैं क्या करूं। तो हमने उसको कुछ दवा फोन पे बताया। पेशेंट बैंगलोर में है, हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक ये छोटा सा उसका जो है ये ऑडियो क्लिप सुने और खुद से डिसाइड करें कि ये दवा कितनी जल्दी काम करती है। Hi friends, I am Baljinder Singh from Bangalore. Is the video, Recently, is the audio audible? brain stroke on the 2nd of July. It's already I was in Apollo Hospital in Bangalore, and yesterday I thought about Dr. Pasricha, who treated me about 12 or 13 years back. I was in Delhi that time and had a very bad blood pressure, which was not controlling at all with allopathy medicines. Somebody suggested me go to Dr. Pasricha, and he gave me his phone number. I called up Dr. Pasricha and went to his clinic. He made me sit there for half an hour and gave me 3 doses. In 3 doses, my BP came to normal, and it is 13 years now. My BP is normal. But unfortunately, because of brain stroke, it didn't come in my mind that I should consult him again. Just yesterday morning, I thought, let me call up Dr. Pasricha and ask if he has got some medicine for the stroke and all that. Whereas I'm only doing the physiotherapy and other medicine I'm taking what doctor prescribed in Bangalore. The physiotherapy was not that big help, but it was a good help, no problem. But slight movement was there in my leg and slight movement in my arm. So Dr. Pasricha came on video call and talked to me, saw my face and everything. And then I sent him all the reports of my hospital. And after 1 hour, he called me and told me that you take this particular medicine. My son went and brought those medicines. And he told me to have 3 doses every 15 minutes each. I took those 3 doses last evening and slept. In the morning, so it was around 12 or 13 hours after I got up in the morning, and I was to utter surprise what I saw. That my left arm and left leg, they were very weighing, like, if you're holding a rod or picking a rod, they were so heavy. There was practically no weight at all in my left leg and left arm. Very comfortably, I could pick them. I was surprised to see that homeopathy works so well on a human body. Believe you me, I called up Dr. Pasricha and said, thanks a million, doctor. It has worked wonders. I really recommend our friends, they should always go in for homeopathy for any medication, any problems. It works a lot. It works wonder, the homeopathy. And definitely, yes, I will definitely appreciate Dr. Pasricha who has prescribed me the medicines. Thanks a million, doctor. In addition to that, you can see my voice. Even my voice has improved drastically after taking the medication. Thanks. ये ऑडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप उस पेशेंट की बात समझें कि 12-13 साल पहले मेरे पास आया था। उसको दवा देके हमने आधा घंटा बिठाया, और आधा घंटा बिठाने के बाद में उसका जो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन था वो इमीडिएटली कंट्रोल में आ गया, और तब से उसको हाइपरटेंशन हुआ ही नहीं। पहला। अब दूसरा, ये पेशेंट 2 जुलाई को इसको स्ट्रोक आया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। मेरे को कॉल आया है 23 तारीख शाम को, 23 जुलाई को। 1 घंटा केस टेकिंग, उनको ये बोला कि जी ये दवा मंगवा के अभी 3 डोज खाना है। आई एम ए सिंगल डोज प्रैक्टिशनर, तो हम 15-15 मिनट में 3 ही डोज देते हैं, उसके बाद हम दवा नहीं देते हैं। 3 डोज में अगले दिन, ये आपने जो सुना है ऑडियो, ये अगर एफिकेसी अगर ये नहीं दर्शाता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी जल्दी काम करती है, तो शायद हम और कुछ इस पेशेंट के लिए नहीं कर पाएंगे। आई एम सो ग्रेटफुल। 30 तारीख को
मेरे पास इसका एक अलग से मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन है, अगर टाइम मिलेगा तो हम बाद में वो भी दिखा देंगे। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, भगवान की बड़ी कृपा, अनंत असीम कृपा, कि उन्होंने हमें होम्योपैथ बनाया ताकि हम दूसरों की सेवा कर पाए। Hi friends, I am Baljinder Singh from Bangalore. अब ये समझें कि ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम छोटी छोटी गोलियां देते हैं, उसका इफेक्ट कहाँ तक जाता है? वो जाता है डीप इनटू सबकॉन्शियस, मैक्रो लेवल नहीं, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, वो सूक्ष्म में जाके काम करता है और जेनेटिक एनॉमलीज को करेक्ट करता है, ताकि हम जो आगे हेरिडिटरी डिजीजेस जिनको बोलते हैं, फैमिलियल डिजीजेस, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियां, हम उनको भी रोक पाए। डिजीज इज डिल्यूजन, अवेयरनेस इज क्योर, ये हमारा होम्योपैथी का बेसिक फंडा है। जिस दिन मरीज को ये लगता है कि मेरे को अब ट्रीटमेंट कराना है, आधा तो वो उसी दिन ठीक हो जाता है। डॉक्टर के पास आने से पहले हम तो सिर्फ दवा थोड़ा सा देके उसके जो सिस्टम को बूस्ट देते हैं, वाइटल फोर्स को बूस्ट देते हैं, उससे वो ठीक होने लगता है। ये फर्स्ट स्टेप है जब पेशेंट ये सोचता है कि मुझे दवा चाहिए, और जैसे ही वो डॉक्टर के पास आके दवा शुरू करता है, द हीलिंग स्टार्ट्स इमीडिएटली, क्योंकि सब चीजों की जो बीमारी की जड़ है वो है हमारे ब्रेन से। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप बार बार रिपीट नहीं करते हैं, जैसे हम मेंटल्स पे काम करते हैं, और 3 Ps, प्रेजेंट, परसिस्टेंट और प्रीडोमिनेंट, और 3 ही डोज देके छोड़ देते हैं, इट गिव्स अस आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। अब आप ये सोचिए कि हम सिंगल डोज देते हैं तो उससे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहला है, शायद उसको थोड़ा सा मोमेंटरीली एग्रेवेशन लगे कि मेरी परेशानी बढ़ गई, बट विद इन नो टाइम वो अपने आप से ठीक होने लगेगी। दूसरा, जो ओरिजिनली जो सिम्टम्स प्रेजेंट थे वो ठीक होने लगेंगे, लेकिन एक्यूट या सबसे डोमिनेंट जो था वो सबसे पहले जाएंगे। इमोशनल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो सबसे पहले एड्रेस होंगे, जो फियर्स हैं, एंजाइटीज हैं, फोबियाज हैं, वो सबसे पहले ठीक होंगे। अंडरलाइंग जो मेंटल कॉज है डिजीज का, सबसे पहले वो ठीक होगा, तो ही आगे जो है हम मरीज की मदद कर पाए। इंक्रीज्ड वाइटैलिटी, a boost in the energy level and general sense of well-being. एनर्जी लेवल, पेशेंट आके ही कहता है, डॉक्टर साहब कल तक तो मैं बहुत ढीला ढाला बैठा था, आज तो मैं खूब अच्छे से काम कर रहा हूँ, उठ के दौड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, आज तो मैं एक्सरसाइज करने के लिए भी गया था। जब वो ये कहता है कि आज मैं एक्सरसाइज करने के लिए भी गया था, इसका मतलब ये है कि हमारी दवा खूब अच्छे से काम कर रही। बिहेवियर में चेंजेस, जिस पेशेंट को बहुत गुस्सा आता था या बहुत डरा डरा रहता था या घबराहट रहती थी, वो एकदम से ठीक होने लगता है। हाँ, ये जरूर है कि पेशेंट का जो रिस्पांस है वो इंडिविजुअल कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि किसको कितना रिस्पांस आएगा, वो हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। 5 साइंस, सिम्टम्स हम होम्योपैथिक दवा देते ही जो ऑब्जर्व कर सकते हैं बॉडी में, वो ये है। सबसे पहला, इम्प्रूव्ड मेंटल क्लैरिटी। पेशेंट एकदम से बोलेगा, जी मेरा तो दिमाग की बत्ती जल गई, जो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था वो होने लगेगा, जो उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था वो गुस्सा कम हो जाएगा, अगर उसको गफलत हो रही थी तो गफलत ठीक होने लगेगी, और सबसे बड़ी बात, मेंटल क्लैरिटी उसकी इतनी बढ़ जाएगी कि वो जो भी कॉग्निटिव उसका फंक्शन था वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा, कैसे पता चलेगा कि दवा हमने दिया और वो ठीक से काम कर रहा है? सबसे पहला है टॉक्सिन एक्सपल्शन।
और ये एक्सपल्शन कहाँ से आती है, क्या किसी को मालूम है? सबसे पहली एक्सपल्शन जो है वो आती है टीथ से, फिर आती है टंग से, फिर आती है स्किन से, और उसके बाद ऑल अदर नेचुरल ऑरिफिसेस, हमारी जो इंद्रियां हैं बाकी, उसके बाद उससे आती है। सबसे पहला जो हमारे को दिखता है कि पॉजिटिव फिजिकल रिएक्शन आफ्टर मेंटल चेंजेस, डिटॉक्सिफिकेशन से हमको ये लगता है कि दांत उसके साफ होने लगे, जो गंदे पीले दांत थे, ब्राउन ब्लैक दांत थे, वो ब्राउन ब्लैक ना होके अब वाइट होने लगे। टंग जो उसकी बहुत गंदी थी, पीली थी, वाइट थी, ब्लू ब्लैक टंग थी, वो सारी चीजें ठीक होने लगेंगे और स्किन पे ग्लो आने लगेगा। सिम्टम्स एलिविएशन, जो उसके जो भी शारीरिक विकार थे वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। मेंटल स्टेट जो है उसकी वो इम्प्रूव होने लगेगी, और उसके साथ साथ जो सिम्टम्स हैं उसके उसमें रिडक्शन आने लगेगी। रिजल्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें तो आधे घंटे में रिजल्ट मिलते हैं, स्ट्रोक के केस में 12 घंटे में रिजल्ट मिलते हैं, वो भी जब पेशेंट इतनी दवा खा के हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद में हमारे पास पहुंचा, फिर भी इतनी जल्दी ये रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारा जो ये दवा का जो असर है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं होता है, वो सारे एस्पेक्ट में, मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, ये तीनों में होता है। ये अब जो मैं बताने जा रहा हूं, ये एक ओवरव्यू है कॉमन सिम्टम्स का जो हम पेशेंट में देखते हैं रूटीन प्रैक्टिस। वो हमें कैसे बताता है, वो कैसे सुझाता है कि हम मेंटल क्लैरिटी जो है वो कैसे आती है पेशेंट को, फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग कैसे आती है, लीडिंग टू अ फुल रिकवरी। हमारा इस प्रेजेंटेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल है बिल्कुल, डॉक्टर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ये असेस करना कि पेशेंट की प्री डिस्पोजिशन क्या है, जो उसकी करंट जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं, आगे फ्यूचर इवेंट्स को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन मेंटल स्टेट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे ही हम दवा देते हैं उसके जैसे ज्ञान चक्षु खुलते हैं एकदम से, वैसे वाले ज्ञान चक्षु उसके खुल जाते हैं। और ये इम्प्रूवमेंट जो है मेंटल वेलबींग में कन्वर्ट होता है। उसके बाद मेंटल क्लैरिटी है, अलर्टनेस है, ईज है कि वो अपने आप से अब मेंटली अपने आप से ईज में चला गया, और फिजिकल इंप्रूवमेंट्स जो है वो उसकी 12 से 24 घंटे में आने लगती है। पेशेंट का गुस्सा, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, फियर्स, फोबियाज, ये सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और वो बहुत मेंटली काम होने लगता है, और इतना काम हो जाता है कि फिजिशियन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी बहुत अच्छे से फॉलो करता है। अच्छा, इसके बाद में जो आता है वो आता है कॉम्प्लेक्शन में और स्किन में, कंडीशन ऑफ स्किन और कॉम्प्लेक्शन। पेशेंट की कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होने लगती है, ब्राइटन होने लगती है, यहाँ तक कि फेस पे, स्किन पे ग्लो आने लगती है, स्मूथ होने लगती है, हेल्दी दिखने लगती है विद इन 2 to 4 वीक्स। कलर ऑफ टीथ, जैसे मैंने आपको बोला, लाइट येलो से डार्क ब्राउन या ब्लैक बिगिंस टू वाइटन विद इन 12 आवर्स, इतना जल्दी काम करती है। तो हमारे को सिर्फ दांत देखने से पेशेंट का पता चल जाता है कि उसको कितनी जल्दी उसका रिस्पॉन्स आया। ये देखिए कितना क्लीन होने लगा, ये हमारे को इमीडिएटली दिखता है। टाटा डिपॉजिट था वो भी चला गया,
गंदे पीले दांत थे वो भी वाइटन होने लगे। और सबसे बड़ी बात की जो टाटा डिपॉजिट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि दांतों के बीच में वाइट दिखने लगा, वो दांतों के बीच में भी हो सकता है और गम मार्जिन पे भी हो सकता है। उसको मैकेनिकल स्केलिंग डेंटिस्ट के पास जाके कराने की जरूरत नहीं है, ना ही वाइटनिंग की या क्लीनिंग की जरूरत है। वो होम्योपैथिक दवा से अपने आप होता है। ये देखिए, सेंसिटिविटी, हमारे दांत की जो सेंसिटिविटी है, ठंडा गर्म लगना, मीठा खट्टा लगना, ये सब चीजें होती हैं बिकॉज ऑफ दी हाइपर एसिडिटी, जो हमारे को तेजाब ज्यादा जब बनने लगता है उसकी वजह से होता है, जो कि परमानेंटली ठीक हो जाता है। टंग का कलर, आप सोचिए कि टंग का कलर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम शायद उसको ऑब्जर्व भी नहीं करते हैं। टंग का कलर जो है विद इन 12 आवर्स, वो धीरे धीरे करके 12 घंटे के अंदर हमारे को नॉर्मल पिंकिश की तरफ होना शुरू हो जाता है। ब्लू ब्लैक पैची एरियाज, क्रैक्स, ज्योमेट्रिकल टंग, जियोग्राफिकल टंग, थिक वाइट कोटिंग, येलो कोटिंग, सब अपने आप से ठीक होने लगता है। ये देखिए, ये ब्लू ब्लैक जो टंग पे दिख रहा था हमारे को, इसमें वो कम होने लगा। सिरेशंस, जो दांतों की सिरेशंस हैं, आपने टंग के ऊपर सिरेशंस देखी है कभी? जैसे आरी के जैसे वो अगर टंग होने लगती है, कभी किसी ने ये सोचा है कि वो क्यों होती है? बीमारी की वजह से अगर हमारी टंग चौड़ी हो जाएगी या मोटी हो जाएगी, तो वो दांतों के अंदर की तरफ से प्रेस करने लगेगी, जिसकी वजह से उसका इम्प्रिंट जो है दांतों का वो आने लगेगा। और इसका एक सबसे बड़ा जो कारण हमें फील होता है कि ड्राइनेस ऑफ द माउथ, ये कंडीशन भी 2 से 4 हफ्ते में इंप्रूव होने लगता है। ये देखिए, ये सिरेशन ऑफ टीथ के लिए आपको ये दिखाया है सिरेशन ऑफ टंग। अच्छा, गम्स का कलर हम कभी नोट भी नहीं करते हैं। वो नोट बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर वो डार्क है ड्यू टू स्मोकिंग या किसी दवा की वजह से या सिस्टमिक डिजीज से, कैंसर से, तो वो ऑटोमेटिकली लाइटन होना शुरू हो जाएगा और हेल्दी पिंक होने लगेगा। ब्लीडिंग, पायरिया जिसको बोलते हैं, वो किसी भी कंडीशन से हो, अक्सर वो होता है स्टमक अपसेट के मारे। क्रॉनिक स्टमक अपसेट है तो उसके मारे होता है, या हम कोई दवा खाते हैं या हाइपर एसिडिटी है। ये सब विकार जैसे ही ठीक होंगे, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, पायरिया अपने आप से ठीक होने लगेगा। लाफ लाइंस और फ्राउन लाइंस, फ्राउन लाइंस आप समझते हैं, माथे के ऊपर जो सलवट आने लगती है। और लाफ लाइंस हैं, ये ये लाफ लाइंस बोलते हैं, जो कि एजिंग के साथ में ये होने लगती हैं, लेकिन 2 से 3 हफ्ते में ऑटोमेटिकली सिंगल डोज ऑफ सिमिलिमम आपकी ये सारी चीजों को ठीक करने लगती है। स्वोलन आईलिड्स, बैगी स्वेलिंग अंडर द लोअर लिड्स, यहाँ पे जो स्वेलिंग आती है, ये अक्सर इंडिकेट करती है या तो ज्यादा स्क्रीन टाइम है, या नींद प्रॉपर नहीं है, या प्रेशर है हार्ट या किडनीज पे। ये भी कम होने लगता है 2 से 4 हफ्ते में। डार्क सर्कल्स, वही उसका भी वही कारण है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, माल न्यूट्रिशन, या कुछ दवाओं का इफेक्ट भी होता है। वो सब कुछ 2 से 4 हफ्ते में इंप्रूव होने लगेगा। हेयर फॉल, आजकल बड़ी छोटी सी समस्या है, कहने को छोटी सी लेकिन है तो बहुत बड़ी। और खासकर आज के मौसम में तो ये बहुत ज्यादा तंग करती है। ये ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होती है, फिर पूरा बंद हो जाती है। और चिड़िया का घोंसला जैसे दिखने वाले बाल जो है, वो सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं। हेल्थ उनका अच्छा होने लगता है, वॉल्यूम आने लगता है, और बाउंस उसमें अपने आप से आने लगता है, बिना कोई शैम्पू किए हुए।
ये देखिए, ये हेयर ग्रोथ आने लगा इनका। स्प्लिट एंड्स, हम ये सोचते हैं कि अगर न्यूट्रिशन हमारा खराब है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो नीचे स्प्लिट एंड्स आ जाएंगे, दो मुंहे बाल हो जाएंगे। और उसका आप किसी हेयर ड्रेसर के पास जाइए तो वो ये बोलेगा जिसका ट्रिमिंग करना पड़ेगा नीचे से। और ट्रिमिंग करने से वो बाल छोटे हो जाते हैं, थोड़ा सा ग्रो करते हैं, उसके बाद फिर से स्प्लिट एंड्स आने लगते हैं। ये अपने आप से ठीक होता है होम्योपैथिक दवा से। हमारे जो नेल्स हैं, नाखून हैं हमारे, ये इंडिकेटर हैं कि हमारी इंटरनल हेल्थ कैसी है। क्रैक्ड है, शाइनी है, डिस्कलरेशन है, फंगल इन्फेक्शन है, वो सारा कुछ अपने आप से ठीक होने लगता है। और साथ में जो हमारे नेल्स हैं, इसके ऊपर नेचुरल शाइन वापस आने लगती है। ये ब्लैक फंगस इन्फेक्टेड नेल्स हैं। आप ये देखिए कि ये कितना अच्छे से इसके जो है पेशेंट के ये इम्प्रूवमेंट आ रहा है। क्लबिंग ऑफ नेल्स, नेल्स बहुत चपटे हो जाते हैं। और जब इस ऐसे पेशेंट को हम देखते हैं तो उसका एक ही इंडिकेशन हमें दिखाई देता है। एक तो उसकी फैमिली में कहीं ना कहीं ब्रीदिंग इश्यूज हैं, या किसी तरह की कोई लत है, कोई एडिक्शन है। गर्दन अगर बहुत मोटी हो गई है, डार्क हो गई है, और उसके ऊपर यहाँ पे क्रीजेस बननी अगर शुरू हो गई हैं, तो वो एक हफ्ते के अंदर इंप्रूवमेंट आने लगेगी। ये देखिए, इस बच्ची की गर्दन कितनी मोटी है, कितनी डार्क है। फेस पे भी डार्कनेस आई इसकी, लेकिन इसकी डीप क्रीजेस हमें शैडो आने के बावजूद भी पूरा दिख रही हैं। ये इस लेडी के देखिए, डॉटेड लाइंस ऑन द चेस्ट, जहां नेक हमारी खत्म हो रही है उसके नीचे डॉटेड लाइंस हैं, जो कि क्लियर कट पूरी पूरी दिख रही हैं। ये सब भी ठीक अपने आप से होती है। अब आ जाते हैं हम फोरहेड, चीक्स, फोरआर्म्स एंड बैक। ये सब डिस्कलरेशन जो है, जिसको हम मिलाज्मा बोलते हैं, फोरहेड पे डार्क होने लगता है, फोर आर्म्स पे डार्क होने लगता है, कमर पे डार्क होने लगता है। ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और अक्सर थायराइड डिस्फंक्शन या लेडीज में पीसीओएस की वजह से होता है। ये अपने आप से ठीक होने लगता है। ये देखिए, ये देखिए फोरहेड के ऊपर कितना डार्क बैंड है ये। और ये ब्लैकिश डिस्कलरेशन आप देखिए पूरी बाजू पे है, ये फोरआर्म के साथ साथ अपर आर्म पे भी है। और इस पेशेंट को थायराइड डिस्फंक्शन भी है, वो पीसीओएस भी है। अब आ जाते हैं फेशियल हेयर पे। आजकल ये बहुत कॉमनली हमें दिखता है। बच्चियां आती हैं, लेडीज आती हैं, जिनके की पूरा फेस पे फेशियल हेयर आ जाता है, अप टू नेक। किसी किसी केस में तो वो इतना थिक होता है कि अगर छू के देखो तो आपको ये लगेगा कि जैसे बहुत कोर्स बाल है, बहुत मोटे बाल है। ये ब्लीचिंग, वैक्सिंग करने की वजह से बहुत मोटा हो जाता है। और ये इतना मोटा बाल जो है, ये जैसे ही हम दवा शुरू करते हैं वो सॉफ्टन होने लगता है। रेट ऑफ फेशियल हेयर, मतलब जो ग्रोथ है उसकी, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और कम होने के साथ में धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा गिर जाता है, और गिरने के बाद में पूरा वो ठीक हो जाता है। ये देखिए, इस पिक्चर में हमें दोनों चीज दिख रही हैं। ये लगाया तो हमने है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के लिए, करेक्टेड विद होम्योपैथी, 15/6 को, और उसके बाद 20/7 को।
आप ये सोचिए कि 15-17 दिन में क्या इतना बढ़िया हमें रिस्पांस मिल सकता है। ये 24 साल का लड़का ये 17 साल का लगता था, और आप ये देखिए इसके हेयर ग्रोथ कितनी अच्छे से आने लगी। इसके साथ साथ दूसरा, अगर आप टीथ को कंपेयर करेंगे तो आप देखिए इसके टीथ में, पान खाने वाला बच्चा है ये पान भी नहीं, खैनी खाने वाला बच्चा है ये। और ये देखिए इसके दांत कितने, पहली पिक्चर में कितने गंदे थे, और सेकंड में देखिए ये कितने क्लीन होने लगे। अब आ जाते हैं स्किन पे और मसल्स पे। हमारी जो ये बॉडी है, जो बिल्कुल जब ढीला होना शुरू हो जाती है, मसल टोन जब उसकी खराब होने लगती है, स्किन के ऊपर एकदम से एजिंग दिखने लगती है, ये सब अपने आप से बहुत जल्दी से ठीक होने लगता है अगर हम जो है वो टोन और फर्मनेस की बात करते हैं। वो रीगेन होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, जो भी इम्प्रूवमेंट आता है वो फेस से शुरू होता है, कंधों पे, आर्म्स, ब्रेस्ट, एब्डोमेन, थाइस और हिप्स, हमेशा टॉप से शुरू होके बॉटम की तरफ जाएगा। फेशियल मसल्स जो है हमारी टाइट होने लगेंगी, और एज सच उसको, पेशेंट को यंगर लुक देती हैं। जो ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स था वो धीरे धीरे कम होने लगता है, गिविंग अ पेशेंट बहुत दुबला वाला लुक। फाइन लाइंस एट द बेस ऑफ नेक, ये धीरे धीरे अपने आप से फेडिंग शुरू हो जाएगी। और लूज फ्लैबी मसल्स, यहाँ पे जो सब कुछ बहुत ढीला ढीला हो रहा है, ये सब अपने आप से ठीक होने लगेगा। द टाइटनिंग इफेक्ट ऊपर से लेके नीचे तक आता है, और हमेशा फेस से शुरू होता है और नीचे जाते जाते हमेशा थाइज और हिप्स तक जाता है। डार्क नकल्स, नकल्स हम बोलते हैं स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड, ये नकल्स हैं हमारी। ये जब बहुत डार्क होने लगती हैं तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं, हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से होती हैं। ये फर्स्ट फॉलोअप में अपने आप से ठीक होने लगता है। ये देखिए डार्क नकल्स बिकॉज ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया। अब चलते हैं क्रिस क्रॉस लाइंस एट द बेस ऑफ नेक। हम अगर ध्यान से देखते हैं तो गर्दन के पीछे बहुत चमड़ी थिक हो जाती है, और उसके ऊपर क्रिस क्रॉस लाइंस होते हैं जैसे क्रॉसेस बने हो। इसको हम बोलते हैं एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। हाइपर इंसुलिनीमिया को ये इंडिकेट करता है, और फर्स्ट या सेकंड फॉलोअप में ये ठीक होने लगता है। ये देखिए एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम में कितना अच्छा काम करता है। ये बिफोर फोटोग्राफ है, ये 27/3 का है, और ये 21/4 का। ऑलमोस्ट 28 दिन के बाद में ये इतना कम होने लगा। अब डार्क पैच ऑन चीक बोन्स, यहाँ पे जो हाईलाइटेड जो एरिया हो जाता है, मिलाज्मा बोलते हैं उसको, ये हार्मोनल अपसेट की वजह से होता है, हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से होता है, और अपने आप से लाइटन अप होने लगता है फर्स्ट फॉलोअप आफ्टर 1 or 2 weeks। ये देखिए डार्क पैच, इनको हम झाइयां भी बोलते हैं। ये देखिए 22/2 और 6/4, अंदाजन 1.5 महीना, और ये देखिए कितना कम होने लगा। पेशेंट झुक के बैठता है, आगे झुक के बैठता है, कंधे आगे झुका के बैठता है, या उसके पीठ पे घूमड़ निकलने लगता है, ये 2 से 4 हफ्ते में
अपने आप से ठीक होने लगता है। स्लीपिंग पैटर्न, हमारी जो स्लीप है वो अपने आप से बेटर होने लगती है। और पेशेंट जो है वो जब उठता है तो ये कहता है आहा, अभी तो बहुत अच्छे से नींद आई। ड्रीम्स, हमारे को जो सपने आते हैं वो सपने अपने आप से कम होने शुरू हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और पेशेंट को रिलैक्स फीलिंग आती है और वो काम हो जाता है। माउथ ब्रीदिंग एंड लाउड स्नोरिंग, मुंह से सांस लेता है मरीज या सोते समय खूब जोर जोर से खराटे लेता है, वो डेविएटेड नेजल सेप्टम की वजह से है, नेजल पॉलिप्स की वजह से, या उसको एलर्जी की प्रॉब्लम है, या क्रॉनिक साइनसाइटिस है। ये भी ऑटोमेटिकली 2 हफ्ते में ठीक होने लगते हैं। माइल्जियाज एंड फाइब्रोमाइल्जियाज, बॉडी एंड मसल पेन, ये अपने आप से ठीक होने लगते हैं 2 से 4 हफ्ते। लिप कलर, आप ये सोचिए कि ये लिप कलर जो है ये कितना अच्छे से चेंज होता है। विटिलिगो है या फंगल इन्फेक्शंस है या डार्कन्ड है, लाइट तो हो गया विटिलिगो या फंगल इन्फेक्शन की वजह से, या डार्क हो गया लाइकन प्लानस पिगमेंटोसा की वजह से, कॉस्मेटिक यूज से, लिपस्टिक अगर बहुत हल्की लगा ली तो उसकी वजह से खराब हो, या कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से खराब हुआ, तो 3rd या 4th फॉलोअप तक अपने आप से ये ठीक होने लगता है। मीलिया और इन्फेक्टिव वॉट्स ज्यादातर फेस पे या टॉर्सो पे होते हैं, किसी किसी केस में बॉडी पे भी हो सकते हैं, आर्म्स पे हो सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ठीक होने लगते हैं जब हमारी फिजिकल कंप्लेंट्स दवा से ठीक होने लगती। ये देखिए मीलिया ठीक हो गए। पिंपल्स, जो हमारे मुहासे हैं या मुहासों के निशान जो रह जाते हैं, ज्यादातर वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। और इम्बैलेंस जो है वो होता है अक्सर थायराइड या पैराथायराइड या उन सब चीज़ों से, या फिर पीसीओएस से। ये कुछ हफ्ते से लेके कुछ महीनों में अपने आप से ये कम होने लगते हैं। ये देखिए, ये अंदाजन 2 महीनों में ये चेंजेस आए। बाउल हैबिट्स, पेशेंट जब स्टूल पास करता है तो वो ये कहता है कि जी मुझे या तो कॉन्स्टिपेशन है या मुझे बार बार जाना पड़ता है, स्टूल या तो फॉर्म नहीं है या बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये सारी चीज़ें अपने आप से कंट्रोल होने लगती हैं। और बहुत ज़्यादा अगर जा रहा है पेशेंट, 5 7 10 बार जा रहा है, तो वो कम होने लगता है। स्टूल अगर बहुत हार्ड था तो वो सॉफ्ट होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है उसकी, और ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक होने लगता है विद द फिजिकल सिम्टम जो कि पेशेंट ने हमें बताया। एलर्जीज, ये जो एलर्जीज हैं ये दूध के लिए हो सकता है, हम जो ड्राई फ्रूट खाते हैं उसके लिए, पोलन, डस्ट, स्मोक, व्हीट, वेजिटेबल जूसेस, एनिमल प्रोटीन, ये सारा कुछ, इवन सीलियाक डिजीज भी इसी दवा से अपने आप ठीक होने लगती है। आईबीएस, क्रॉन्स और सीलियाक डिजीज, पेशेंट को जब भी करेक्ट होम्योपैथिक दवा मिलती है वो अपने आप से आके बताता है कि मेरा आईबीएस या क्रॉन्स जो है वो अपने आप से ठीक होने लगा। सीलियक डिजीज के केसेस में पेशेंट अक्सर ये बताता है कि जी मेरा जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस था अब मैं ग्लूटेन टॉलरेट कर सकता हूँ। वो व्हीट खाना शुरू कर देता है, ग्लूटेन लेना शुरू कर देता है, और
अक्सर जो है वो सीलियाक डिजीज बच्चों में डिटेक्ट होती है, जिसकी वजह से ना उनका हाइट बढ़ता है ना वेट बढ़ता है। ये बहुत जल्दी से पेशेंट की हाइट भी बढ़ने लगती है बच्चे की, और वेट भी इंप्रूव होने लगता है। इम्यून सिस्टम, हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, उसमें अपने आप से इम्प्रूवमेंट आने लगता है। खांसी जुकाम बुखार, छींकना, नाक टपकना, और एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स, स्किन कंडीशंस या रेकरिंग एलर्जिक कंडीशंस, वो सारी अपने आप से ठीक होने लगती हैं। लाइन ऑन द लोअर एंड ऑफ द ईयर लोब, कान की नीचे वाली साइड में, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इस पे एक वर्टिकल लाइन आ जाती है जो इंडिकेट करती है फ्यूचर इस्कीमिया, हार्ट की प्रॉब्लम, और ये 6 से 9 महीने में अपने आप से ठीक होने लगती है। ये देखिए, ये लाइन जो है ये इंडिकेट करती है, और ये अपने आप से ठीक होने लगती है। अब आ जाते हैं कान पे। ये हमारा हीलिक्स होता है, और अंदर वाला जो है वो एंटाई हीलिक्स होता है। अगर ये कान का ये जो है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो बाहर वाला है वो दब जाए और अंदर वाला हिस्सा बाहर चमकने लगे, तो दो चीजों की ये इंडिकेशन आती है। या तो मेडिकल हिस्ट्री मिलना चाहिए ट्यूबरक्लोसिस का, या क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का, या किसी भी तरह की कोई लत, या किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए। ये जैसे मैंने बताया, इस केस में देखिए हीलिक्स फ्लैटेंड है, एंटाई हीलिक्स बाहर की तरफ आने लगा। अब ये देखिए, इस केस में जो हीलिक्स है वो कंटिन्यूअस गोलाई में ना आके एक ऐसा शार्प कट लग गया उसमें, जो ये इंडिकेट करता है फैमिलियल प्री डिस्पोजिशन टू एक्सप्लोजिव या वायलेंट एंगर। मतलब इतना गुस्सा कि वो लट से कम तो बात ही नहीं करेंगे। अब ये पिक्चर में देखिए, ये फादर की और उनके बेटे की ये तस्वीरें हैं, जिसमें बहुत कुछ सिमिलैरिटी है। इसका मतलब ये फैमिलियल डिजीजेस चल रही हैं, लेकिन कुछ अलग सा भी है। अब ये लोअर एंड जो है किसी का, ये बीच में से उठा हुआ भी होता है पिन्ना का। अगर ये उठा हुआ है तो फैमिली हिस्ट्री हमें अक्सर मिलता है या तो हेमरॉइड्स का, मतलब पाइल्स का, या मिलता है कैंसर का। और अगर नाक के ऊपर यहाँ पे एक बहुत डीप लाइन आने लगे, तो ये इंडिकेट करता है लिवर डिस्फंक्शन का, हार्मोनल इम्बैलेंस का, मेंस्ट्रुअल इश्यूज का। ये 3 से 6 महीने में ऑटोमेटिकली लाइटन होने लगता है। ये देखिए कितना मोटा लाइन है इनकी नेक पे। डबल चिन, बहुत पेशेंट की जो है वो वैसे तो दुबले पतले हैं, लेकिन यहाँ डबल चिन दिखने लगता है। और ये डबल चिन जब दिखता है तो ये है हार्मोनल अपसेट की निशानी, ओबेसिटी, लेडीज में मेंस्ट्रुअल इश्यूज, वेट गेन। ये सारा कुछ अपने आप से ठीक होने लगता है और डबल चिन अपने आप से गायब हो जाता है। ये देखिए कितना चिन्ह है इसका। ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब मोटापा। जब भी हम दवा शुरू करते हैं तो इसके केस में वेट लॉस से पहले इंच लॉस होना शुरू होता है ऑलवेज। वेट लॉस बाद में आएगा, लेकिन मरीज ये बोलेगा कि जी वेट तो उतना ही है, लेकिन हमारा जो कपड़े जो पहले बहुत टाइट आते थे अब वो ढीले होने लगे। गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया जो है
हम इसको ऐसे देखते हैं कि अक्सर बच्चों में, मेल्स में ब्रेस्ट दूर से दिखने लगता है, जैसे हैवी होने लगा, और उसके साथ में बियर्ड और मुस्टैच ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही होती है, क्योंकि फीमेल हार्मोन ज्यादा है, मेल हार्मोन कम है। और जैसे ही हम दवा देते हैं उसको ठीक करने के लिए, तो जो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है वो पूरी होती है, और 1.5 से 2 हफ्ते में, जैसे पीछे हमने पिक्चर में दिखाया कि उसकी दाढ़ी मूंछ आने लगी, तो ये 2 हफ्ते में ठीक होने लगता है। ये देखिए, ये गायनेकोमास्टिया का केस है, और ये बच्चा 15 साल का है। और आप देखिए इसकी, पहले इसका वेस्ट कितना हैवी था, और दूसरी पिक्चर में ये देखिए कि इसका कंधे चौड़े हो गए और वेस्ट जो है वो टेपरिंग हो गई, और गायनेकोमास्टिया हमें गायब होने लगा ये। और ये तो कितना दिन, ये तो 14 ही दिन में हुआ। ये भी एक दूसरा केस है, इसको 1.5 महीना लगा। कोई पेशेंट आके ये बोलते हैं कि जी हमारे को डॉक्टर नीरज, फील होता है। डॉक्टर नीरज, आपके पास में केवल 5 मिनट बचा है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। हमारे को मसल्स में नॉट्स फील होता है, गांठ फील होता है, वो ऑटोमेटिकली 2 से 4 हफ्तों में ठीक होने लगेगा। क्रेविंग्स, जो क्रेविंग है आइस के लिए जैसे है, चावल के लिए है, सौंफ के लिए है, कोई लोग कच्चा आलू खाते हैं, कच्चा, छोटा बच्चा कच्चा प्याज चबा चबा के खाता है, चूल्हे की राख है, ये इंडिकेट करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी। और ये सारा ठीक होने लगता है अपने आप से, जब ये दवा उनको ठीक से मिल जाती है। नेल बाइटिंग और स्पिटिंग, जैसे बाइटिंग है या दूसरों को नोचने लगता है, काटने लगता है, या थूक फेंकने लगता है, वो सारा कुछ अपने आप से जल्दी से ठीक होने लगता है। विशियस नेचर, बुलिंग, बुलिंग का मतलब ये है कि मुफ्त का, बिना बात का लड़ाई झगड़ा, ये कैसे भी हो, वर्क प्लेस पे हो, स्कूल में हो, बाहर हो, ये सारा कुछ अपने आप से ठीक होने लगता है। स्टैमरिंग, स्टैमरिंग जो है वो भी अपने आप से ठीक होने लगती है इफेक्टिवली 4 से 6 हफ्ते। नाइट विजन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमारे पास पेशेंट नाइट विजन नहीं है, उसको रतौंधी जिसको बोलते हैं, उसके लिए नहीं आता है, वो आता है किसी और परेशानी के लिए, लेकिन साथ में ये कहता है जी मुझे रात में नहीं दिखता है, तो ये अक्सर अपने आप से ठीक होने लगता है होम्योपैथिक दवा जो हमने दिया है उसके बाकी सब सिम्टम्स के लिए। कुछ पेशेंट ये कहते हैं जी हमारे को सिर्फ सीधा सीधा दिखता है, साइड का नहीं दिखता है। अगर वो साइड का नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब पेरिफेरल विजन में प्रॉब्लम है, रिस्ट्रिक्टेड मोड में है, ये भी सब अपने आप से ठीक होने लगता है। मुंह से बास आना, इतना बास आना कि कोई पास में खड़ा ना हो सके, ये 2 से 4 हफ्तों में ठीक होने लगता है। पैर से बदबू इतना भयंकर कि जूता खोले तो आसपास के सब लोग छोड़ के भाग जाएं, ये भी ठीक होने लगता है। स्किन प्रॉब्लम्स के लिए हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी से बढ़िया और कुछ नहीं है। इवन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए भी सबसे बढ़िया यही है। जब करेक्ट सिमिलिमम चूज किया जाता है ऑन सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरांटर, होम्योपैथिक मेडिसिन गिव रिमार्केबल रिजल्ट्स इन 2 to 4 weeks। होम्योपैथिक एग्रेवेशन अगर सिंगल डोज दिया जाए, बहुत हाई पोटेंसी में ना दिया जाए तो नहीं आएगा। और अगर होम्योपैथिक एग्रेवेशन आता भी है लो पोटेंसी में, तो वो फर्स्ट डोज से आया है अपने आप से वो चला जाएगा, अगर वो मेडिसिन रिपीट नहीं किया जाएगा। दीज आर माई पर्सनल ऑब्जर्वेशंस।
ये मैंने स्टूडेंट्स के साथ, यंग डॉक्टर्स के साथ, प्रैक्टिशनर्स के साथ शेयर किया, ताकि हमें ये पता लगे कि हम जब दवा देते हैं तो उससे मरीज को क्या फायदा होता है, और हम ये इवेल्युएट कर सकें कि ये कैसे हम उसकी मदद कर पाते हैं कितनी जल्दी। These observations have been independently verified by the patients and thousands of homeopathic doctors around the globe. और ये जो यूजुअल साइंस एंड सिम्टम्स दिए हुए हैं हमारी बुक्स में, लिटरेचर में खूब डिटेल में दिए हुए हैं, ये उसके अलावा है। जय हनीमैन, जय होम्योपैथी। हाँ, थैंक यू नीरज जी। आप पीपीटी को आप शेयरिंग बंद कर लीजिए। अच्छा सर, मैं सर कुछ अगर 1 मिनट का आप मेरे को आधे मिनट का और समय दे दें तो। अच्छा, आधा मिनट में 1 मिनट को कुछ हो जाता है। 1 मिनट आप बोलिए, 1 मिनट बोलिए। जी सर, मैं बोल सकता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बोलिए। आदरणीय डॉक्टर MK साहनी, IFPH टीम और डॉक्टर दीपमाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मानित श्रोतागण, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार कि इस वेबिनार में आप सबने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला। और आज के सत्र में मैंने जो होम्योपैथिक डायनेमिक्स के रहस्यों को उजागर करने की थोड़ी सी वो की है, वो अगर वो मेरी तरफ से आपको कुछ समझ आया हो तो ज़रूर मैं बारंबार धन्यवाद करूंगा डॉक्टर हनीमैन का, जिन्होंने हमारे को ये इतनी बढ़िया सी एक लाइन दी। इस आयोजन के लिए मैं आपकी जो इतनी मेहनत है और समर्पण है वो सराहनीय है। जिस गर्मजोशी से मुझे स्वागत मेरा किया गया उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद दूंगा आप सभी को, और आशा करता हूं कि मेरे ये विचार आप सभी श्रोताओं के लिए उपयोगी रहे होंगे। और इस अद्भुत अवसर के लिए बारंबार धन्यवाद। भविष्य में मैं आपके साथ और सहयोग की आशा करते हुए आप सभी को सफलताओं की शुभकामना देता हूं। सादर नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत खूबसूरत था। 2-3 सवाल चैट बॉक्स में हैं जी उनका उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जी सर। डॉक्टर हरेंद्र कुमार जी ने पूछा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। तो मैं इसके लिए मैं ही इसका जवाब दे देता हूं, क्योंकि आपने सब्जेक्ट का टॉपिक देखा होगा हरेंद्र जी, डायनेमिक होम्योपैथी। और डॉक्टर नीरज जी ने इस लेक्चर के माध्यम से यह बताने का कि लेक्चर का बहुत अच्छा इम्प्रेशन यह था एस्पेक्ट कि कितना जल्दी होम्योपैथी दवा काम करता है, पहला। दूसरी बात कि इनके लेक्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट को आप देखेंगे तो ऑब्जर्वेशंस की ओर आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आपका माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस है तो आप बहुत अच्छा से जो ये रैपिड जेंटल क्योर की बात करते हैं हनीमैन के फिलॉसफी को, तो वह यहाँ पर सब संभव है ना। अब दूसरा सवाल के लिए मैं डॉक्टर नीरज जी को ही कहूंगा, 3 डोजेज ऑफ मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड, हाउ इट इज कॉल्ड सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन। ये डॉक्टर मोहन लाल पंडित जी का क्वेश्चन है। जी डॉक्टर मोहन लाल जी ने कहा है कि आप 3 डोजेज दिए दवा के और उसको सिंगल डोज कैसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। सर, ऐसा है, हम इसको सिंगल डोज इसलिए मानते हैं कि पहला डोज अगर 2 घंटे के बाद दिया जाए दूसरा डोज तो वो सिंगल डोज नहीं रहेगा। 15-15 मिनट में 3 डोज देके हम जो वाइटल फोर्स को जो हमने पहला बूस्ट दिया, 15 मिनट में दूसरा बूस्ट आया, 15 मिनट में तीसरा बूस्ट आया, और उसके बाद हमने दवा बंद कर दिया। दिस इज कंसिडर्ड एज यूनिट डोज। और इसका दूसरा भी एक कारण है कि किसी वजह से पेशेंट ने कुछ खाया था, कुछ किया था, पहला डोज ने काम नहीं किया, दूसरा भी नहीं किया, और तीसरा तो जरूर करेगा। तो इसलिए हम बहुत बढ़िया डॉक्टर नीरज जी ने आपने सिंगल कहा, डोज और इस बात को मैं आपका समर्थन इसलिए भी करता हूँ कि डॉक्टर लूक डे सेपर ने भी फ्रैक्शनल डोज की बात करी। ये 3 डोज नहीं है, एक ही डोज का 3 फ्रैक्शन हो गया है ना, 3 भागों में बांट करके आपने दिया, इसीलिए इसको फ्रैक्शनल डोज है। और रिपीटेड
फ्रीक्वेंट रिपीटेशन में करके आपने इसे एक डोज का ये किया है। और बाकी तो सभी ने बहुत अच्छा लिखा है, एक्सीलेंट सेशन। एक और सवाल था कि केस डिस्कशन कीजिए, तो शायद अब हम लोग के पास में समय नहीं है, हमारे पास में मात्र अब नेक्स्ट सेशन में जाने का समय है। केस डिस्कशन के लिए मैं नीरज जी को फिर आमंत्रित करूंगा, वह कुछ केस को लेकर के उसको एक्सप्लेन करें तो और भी अच्छा रहेगा। और फिर बाकी तो सभी ने कहा वेरी वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, ऑसम प्रेजेंटेशन, अद्भुत विज्ञान, ये सारी बातें कही गई हैं। तो मैं इसके साथ में मैं डॉक्टर दीपमाला जी को कहूँगा कि समय पूरा हो गया है, आप कृपया वोट ऑफ थैंक्स के साथ में इस सेशन को हैंड ओवर करेंगे डॉक्टर अंजनी को। सर, आप सभी का बार बार धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं डॉक्टर नीरज जी, आप अपने पीपीटी को रिमूव कर लीजिए क्योंकि अगला सेशन ठीक है सर, ये स्टॉप शेयर कर दिया सर हमने। हाँ बस, थैंक यू। एंड डॉक्टर दीपमाला जी आप कहें? जी डॉक्टर दीपमाला जी। Yes, yes, sir. Yes, yes, sir. थैंक यू वेरी मच सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। और आपने माइन्यूट जो आप सिम्टम्स को ईयर वाला जो आपने बताया है, इतना माइन्यूट सिम्टम्स को भी मार्क करके जो आपने ये डायग्नोसिस करने का तरीका जो बताया है, बहुत ही अच्छा आपका ये चीज था। ये मैंने सीखा, जब इतना माइंड जो कि माइंड भी नहीं जाएगा, पेशेंट सिम्टम्स लेकर कुछ और आएंगे, अगर बस इस सिम्टम्स पे तो हमारा माइंड ही नहीं जाएगा। तो ये बहुत अच्छा आपसे आज सीखने को मिला कि छोटे से छोटा माइनर सिम्टम्स को भी आप जरूर नोट डाउन करें, तभी अपने प्रिस्क्रिप्शन को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू वेरी मच सर, आप नेक्स्ट सेशन में भी जरूर आइएगा और नए कुछ केसेस के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ। सब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो आप ये मंच में डॉक्टर अंजनी, हु इज द नेक्स्ट होस्ट? यस, डॉक्टर अंजनी को मैं हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू मैम, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर नीरज सर, थैंक यू once again.